बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। उस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक से हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है, उसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। अगर यूट्यूब के नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलते तो आप इरफान हाशमी ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पर तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मौसूल होंगे। कुछ 3 खबरें हैं जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सुराग कर लो, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान क्या चल रहा है। आज जेल में खान साहब से मुलाकात हुई, वकला को क्या हदायत जारी की और इमरान खान की स्टेटमेंट्स, इसकी मुकम्मल तफसील व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर अदालती महाज के ऊपर खान साहब के केसेस को क्यों फिक्स नहीं किया जा रहा, अदालत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो मुतहरिक है, और क्या इमरान खान के केसेस जो सज़ा मौतली के डिफरेंट अपीलें हैं, क्या इन्हें अदालत में लगाया जाएगा, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमला हुआ और 3 तालबात समेत 5 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, इसकी तफसीलात भी शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुन आज रेड जोन में दाखिल हुए। पुलिस ने इन्हें रोका नहीं है और दूसरी तरफ मियाँ अब्बाद अब लीड कर रहे हैं। इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, ये जो खुजदार का वाक़या हुआ, इससे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और दुश्मन, जो मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीलॉग किया एहसानुल्लाह एहसान के हवाले से, उसका एक आर्टिकल है कि पाकिस्तान किसी किस्म की कार्रवाई कश्मीर के अंदर कर सकता है। फिर एक और सारा एडम्स जो CIA की एक पुरानी एजेंट थी, उसके इंटरव्यूज़ पिछले साल के मौजूद हैं, जिसमें तालिबान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल किया जाता है भारत की तरफ से। उस वक्त उसने इसे प्रेडिक्ट किया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इनकी कुर्बतें, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जयशंकर का अफगानिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट्स, टेलीफोन पर गुफ्तगू, ये हमें क्या कुछ बता रहा है। जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, आपको याद होगा कि वो दहशतगर्द जिन्होंने अब वीडियोस भी जारी कर दी हैं, ये अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ मुसलसल राब्ते में थे। अगर आपकी सरजमीन इस्तेमाल होती है तो पाकिस्तान की हुकूमत को ये करना चाहिए कि आप अपना ये केस इंटरनेशनली उठाएं, अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ उठाएं और इस मुद्दे को उसके मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। भारत अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करता है माजी में भी, और पाकिस्तान में जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं, जितने भी दहशतगर्द ग्रुप इस वक्त पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ और हमारे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, इसमें भारत मुलविस है, किसी को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और वो भारत जिसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया रात की तारीकी में, उसका ख्वाब क्या था कि वो इस खत्ते का थानेदार बन जाए। पाकिस्तान के जवाब के नतीजे में अब उसकी डिमोशन हो गई है, इसके जो रैंक्स थे उससे छीन लिए गए हैं। और भारत अब क्या करेगा, वो अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। BLA एक प्रॉक्सी है भारत की, जो पैसे लेकर बलूचिस्तान में गदर मचा रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक तालिबान, ये पाकिस्तान का लफ्ज़ हमने इनके साथ नहीं लगाना, क्योंकि पाकिस्तान पाक ज़मीन है और ये नापाक लोग हैं, इनके इरादे नापाक हैं, जो पैसे लेकर पाकिस्तान पे हमला करें, मासूमों को टारगेट करें। अब ये बच्चे जिन्हें आपने शहीद कर दिया, ये कहाँ की आप आज़ादी की जंग जिसे आपने नाम नेहाद बनाया हुआ है। अब दुनिया को इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए और पाकिस्तान को अपना मुकदमा दुनिया के सामने रखें। आपने कहा ना जी कि पहलगाम वाक़या हुआ और पाकिस्तान ने करवाया, इतने मासूम वहाँ पर मार दिए, तो दुनिया को दिखाया जाए कि किस तरह हमारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। अब अगर आप ये तस्वीरें देखें, मेरे से तो खैर वो सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं मैं नहीं देख सका। सानिया सुमरो, ये बेटी देखें, क्लास 6 की ये तालिब इल्म शहीद हो गई। इशा सलीम क्लास 10th, हिफ्जा कौसर क्लास 7th, छोटे छोटे बच्चे, इनको आपने शहीद कर दिया। तो ये कहाँ का आपका ये नारा जो आप कहते हैं कि हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तुम दहशतगर्द हो, तुम कराए के कातिल हो और भारत मुर्दाबाद। तो पाकिस्तान में हर शख्स को भारत मुर्दाबाद का आज नारा लगाना है और पाकिस्तान को अपना इस केस जो है इसको इंटरनेशनली उठाना है। व्यूअर्स, खबर ये भी है कि डिप्टी खुशदार कहते हैं कि धमाके में 35 बच्चे ज़ख्मी हुए जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, और 14 ज़ख्मी CMH कोयटा मुंतकिल किया गया, जिनमें खातून, एक मर्द और 12 बच्चे शामिल हैं, जबकि बाज़ की हालत तशवीशनाक है। तो अल्लाह ना करे जी सब बखैर व आफियत
अपने घरों को जाएं, सेहतमंद हो जाएं, उनके लिए आपने दुआ करनी है। लेकिन भारत मुर्दाबाद आज से आपने ये नारा लगाना है। जहां पर आपको कोई मौका मिले, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, तो भारत मुर्दाबाद का नारा लगाएं। हमने तो ये नारा लगाया और हमें अब इसकी कीमत भी अदा करना पड़ी और हम करते रहेंगे। पाकिस्तान के दिफा की बात आएगी ना जी, तो हम भारत मुर्दाबाद कहते रहेंगे। और भारत जिस तरह हमारे बच्चों को टारगेट कर रहा है, इसके पीछे बात क्या रह जाता है? आपके 35 लोगों की बात थी, आपने बहाना बनाकर सब कुछ कर लिया, और हमारे बच्चों को जो आप शहीद कर रहे हैं, इसका मुकदमा अब हर पाकिस्तानी को लड़ना है। दिल्ली पुलिस जी हमारे पीछे पड़ गई है और पाकिस्तान की मोहब्बत, इसकी हमें अब कीमत अदा करना पड़ी है। अगर हमारी जान भी चली जाए पाकिस्तान के लिए, तो इसमें हमें एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचना। याद रखें, हर पाकिस्तानी का यही जज्बा होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने हमारे खिलाफ जी शिकायत कर दी है और वो ये कहते हैं कि ये अपने ट्विटर से हमारे मुल्क की सालमियत पे हमला कर रहे हैं। भाई, जब तुम्हें आईना दिखाया जाए, दुनिया को बताओ ना कि ये जो जहाज गिरे, जो तुम्हारे अपने टेलीविजन चैनल्स ने वीडियोस बनाई, तुम्हारे मुल्क के अपने जो अखबारात हैं वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि जहाज गिरे हैं, आग लगी है, रात को कोई चीज़ जल रही थी, लेकिन सबूत नहीं दिखाए जाते, छुपा लिए जाते हैं। और ऑफिशियल जो तुम्हारा जो स्टेटमेंट आना, दुनिया को ये बताना ज़रूरी था, वो तुमने नहीं बताया, खामोश हो। तुम्हारे अपने लोग तुमसे सवाल कर रहे हैं कि ये जो राफेल गिरे हैं, इनकी तादाद बताई जाए, नुकसान हुआ, जेट पाकिस्तान ने तुम्हारे गिराए, तुम क्यों खामोश हो? बयानिया, प्रोपेगेंडा, जैसे तुम कहते हो कि हमारी सालमियत के ऊपर हमला हो रहा है। भाई, तुम्हारी नहीं, ये मोदी सरकार की सालमियत पे हमला है। और दुनिया ने मोदी जिस तरह से इस जंग को बुनियाद बनाकर इलेक्शन और अपना खोया हुआ जो पॉलिटिकल कैपिटल है हासिल करना चाहता है, हम इसे बेनकाब करेंगे। चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो आपकी पूरी ये फौज हो, हम इस फौज से नहीं डरते। और हम पाकिस्तान की मोहब्बत में ये ट्वीट्स भी करते रहेंगे, प्रोग्राम्स भी करते रहेंगे और भारत मुर्दाबाद का नारा भी लगाएंगे। मेरा ख्याल है जी कि ये पैगाम काफ़ी है। और फिर उन लोगों के लिए भी जो हमें बार बार कहते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं और एक सियासी जमात की मोहब्बत में, हमारे सर सवालात बिल्कुल सादा से हैं। जमहूरियत पाकिस्तान में होनी चाहिए और जिसका जो आईनी किरदार है वो आईनी हदूद में रहकर निभाए। पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से हम सवाल उठाते रहेंगे। अब भारत की पुलिस ने, दिल्ली और बंबई पुलिस ने क्या शिकायत की है, मैं आपके साथ ये टेक्स्ट शेयर कर देता हूं जो हमें मिला। In the interest of the transparency, we are writing to inform you that X has received a request from Bombay and Delhi police regarding your X account that claims the following content violates India's Information Technology Act. तो भाईजान, ये जो इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कंटेंट वायलेशन की आप बात कर रहे हैं, ये आपका बनाया हुआ है, जिसमें सच को छुपा दो, मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म होता है, जिस प्रोफेसर को आपने जिसके खिलाफ दरखास्त देकर उसको जेल भेज दिया, जिसने दरखास्त दी थी वो टीवी पर बैठकर जस्टिफाई नहीं कर सकी कि उनके खिलाफ किस किस्म का इल्जाम है, और ये आपका अपना मीडिया दिखा रहा है। आपके अपने मुल्क के अंदर लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि राफेल तैयारे गिराए गए पाकिस्तान की तरफ से, S-400 तुमने एक तबाह हो गया, दूसरा लाकर दुनिया को धोखा दिया, लाकर खड़ा कर दिया। तो ये आपका अपना जो मीडिया आपसे सवाल कर रहा है। आपने इस कानून को मोदी के ये जो अजाइम थे छुपाने के लिए तो बनाया होगा कि सच कोई ना बोले, सच कोई ना दिखाए, और जो बोले उसको मार दो या हटा दो या उसकी आवाज को बंद कर दो। तो सर, ये दुनिया में आपका ये कानून लागू नहीं होता। हम दुनिया को दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आपके मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। और मैं अपने तमाम जो पिछले 5-6 वर्षों से दोस्त हमें सुन रहे हैं, ये मैं डेडिकेट करूंगा उन तमाम दोस्तों को जिस हिम्मत के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे, और आपका और हमारा सफ़र जो है वो आज भी जारी है। और वो तमाम हमारे नाकदीन जो पाकिस्तान में बैठकर हम पर तनकीद करते हैं कि हम मुल्क के खिलाफ काम करें, तो भाईजान ये आपको एक सबूत मिल गया कि हम मुल्क के खिलाफ नहीं थे। मुल्क हमारा है, मुल्क हमारे बड़ों ने शहादतें दी, मेरे खानदान की शहादतें इस मुल्क के लिए। तो हम अपने मुल्क से किस तरह गद्दारी कर सकते हैं? अपनी फौज जो सरहदों पर लड़ रही थी, हम भी लड़ रहे थे, और इसका सर्टिफिकेट हमें भी मिल गया। और ये दिल्ली और बम्बई पुलिस की तरफ से जो शिकायत है, ये हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट से कम तो नहीं है। पिछले कई सालों से जो तमाम दोस्त हमें सुन रहे हैं, ये हुबुल वतनी का सर्टिफिकेट मैं आप तमाम दोस्तों को डेडिकेट करूंगा, और सच का ये सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। व्यूअर्स, अब भारत के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मुकम्मल पाबंदी है, और हमारी तस्वीर पे भी पाबंदी लगा दी गई, हमारी आवाज़ पर भी पाबंदी है कि ये दुनिया को सच दिखा रहे हैं, हमारी आवाम को बता रहे हैं कि उनकी जो सरकार है वो उनके साथ क्या कर रही है। और एक प्रॉक्सी जंग भारत की सरकार ने ना सिर्फ अपने मुल्क पर मुसल्लत की, बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉक्सीज के जरिए अब ये हमले करवा रहा है। एन मुमकिन है कि अगर हम भारत जाएं तो हमें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाए। तो किसने जाना है जी भारत? और जब तक ये सरकार है,
भारत इसी तरह नफरत जो है वो फैलाता रहेगा। और दिल्ली पुलिस और बॉम्बे पुलिस को आप ज़रूर टैग कीजिएगा और टैग करके उन्हें बताएं कि भारत मुर्दाबाद। मैं भी आपको खबर ये भी दे दूं, और ख़बर ये आ रही है इमरान खान की आज मुलाकात हुई और काफ़ी दिनों के बाद ये मुलाकात हुई है, और इस मौके पर अलीमा खान ने कुछ गुफ्तगू की है। वो ये कहती हैं कि आज इमरान खान को ड्रोन हमलों के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिली। इमरान खान ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। इमरान खान ने कहा कि इन ड्रोन हमलों से दहशतगर्दी बढ़ जाएगी। 2011 में हमारी जदोजहद से ही बैरूनी ड्रोन हमले कम हुए। जितने ड्रोन हमले हुए हैं हमारे मुल्क में हुए, हमारे अपने लोगों ने किए। कल खबर आई कि ड्रोन हमले में एक घर के 3 बच्चे शहीद हुए, तो वालदा दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। ऐसे दहशतगर्दी कैसे कम होगी? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इमरान खान की हिदायत है कि ना सिर्फ ड्रोन हमलों की मजम्मत करे बल्कि ड्रोन हमले फौरी रुकवाए जाएं। इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात की दावत दे दी, मगर मुल्की हालात की बेहतरी के लिए इस्टेब्लिशमेंट आए और मेरे साथ बातचीत करे। देखें, ये जो इससे पहले भी हमने ये सवाल उठाया था कि इमरान खान की मुलाकात अगर किसी से हुई है तो उस पर पार्टी का मौक़िफ़ और जो लोग मिल रहे हैं वो जाकर बताएं। तो वो सर कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं आ रही, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान ने इससे पहले भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दावत दी, और खान साहब की अगर स्टेटमेंट्स आप देखें तो वो उसमें आपको किसी किस्म की जो इंटेंसिटी या शिद्दत जो है या जारहाना अंदाज आपको नज़र नहीं आएगा। और इमरान खान पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहे हैं कि आएँ, मुल्क की खातिर बैठकर बात करें। अगर आपसे मुल्क की मैशत नहीं संभलती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है, आप बात ज़रूर करें। और अब ये इमरान खान की तरफ से बाकायदा दावत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दी गई है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज अडयाला में इमरान खान का तोशाखाना 2 का ट्रायल शुरू हुआ। रात ही पता चल गया था कि आज उज़्मा खान और नूरीन खान को अंदर जाने दिया जाएगा। इमरान खान ने जज से सख्त एहतजाज किया कि ये कैसा ओपन ट्रायल है कि मेरी फैमिली को रोका जाता है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। तो मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, और इमरान खान ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। व्यूअर्स, अब जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतें जहाँ पर खान साहब के केसेस चल रहे हैं वहाँ पर क्या हुआ, एक तो अडयाला जेल में एक 11 रुकनी टीम लाहौर से जी पहुंची, और पहुंचने का मकसद ये था कि इमरान खान को पॉलीग्राफ टेस्ट उनका किया जाए और उन्हें शामिल किया जाए, लेकिन खान साहब ने दोबारा इनकार कर दिया है। अब ये 11 रुकनी लोग कौन हैं जी? लाहौर से इन्वेस्टिगेशन की टीम पहुंची। इससे पहले भी कोशिश करते रहे कि इमरान खान का पॉलीग्राफ टेस्ट हो, तो इमरान खान ने इनकार कर दिया कि वो ये टेस्ट नहीं करवाएंगे। अगर इस मुल्क के अंदर किसी का टेस्ट होना चाहिए तो वो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी पूरी काबीना है। अगर इस मुल्क के अंदर कोई टेस्ट होना चाहिए तो आसिफ अली जरदारी का, जिनको जनरल बाजवा मिलते रहे, हुकूमत गिराने के हवाले से बातें करते रहे, तो सब कौम के सामने आना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि इमरान खान का जिस इल्ज़ाम में इमरान खान को आपने जेल में रखा उसमें टेस्ट कराना ज़रूरी है, लेकिन जो मुल्क को खा गए, मुल्क को जिन्होंने तोड़ने की साजिश रोज़ाना करते हैं, अगर आपको लगता है ना कि पाकिस्तान इस वक्त एक इत्तेहाद और मुत्तहद आपको लोग नज़र आते हैं, तो सर ये ना इत्तेहाद है ना ये मुत्तहद हैं। जब भी ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को आप देखें, दुश्मन के खिलाफ तो आप मुत्तहद हो गए थे, लेकिन हमें इन फसीलों को गिराना है जो आपको सूबों की सरहदों पर नज़र आती हैं, जो आपको आसिफ अली जरदारी के ख़ानदान की शक्ल में नज़र आती हैं, जो आपको पंजाब में नवाज शरीफ के ख़ानदान की शक्ल में नज़र आती हैं। इन दीवारों को जब तक आप नहीं गिराएंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, और इन दीवारों को ही गिराने की इमरान खान बात कर रहे हैं। मैं आपको फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बता दूं कि आज वहाँ पर वकला की एक बड़ी तादाद के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर भी पहुंचा है। आलिया हमजा बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं जी, उन्होंने वो जो कर सकती है ना वो कर रही हैं। पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग उनको हटाना चाहते हैं, इसके बावजूद आलिया हमजा डट के खड़ी हैं। और अबाद फ़ारूक का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एडिशन हुआ और उसके अल्फाज सुनने वाले हैं। वो ये कहता है कि हमें नींद कैसे आती है कि हमारा लीडर जेल में, हमें गैरत करनी चाहिए। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि आप रिहा होकर हमारे साथ नहीं रह रहे। और अबाद फ़ारूक चाहे ना तो वो कह सकता है ना कि यार मैंने तो अपनी मोहब्बत इमरान खान के लिए और इस मुल्क के लिए जो मोहब्बत है, और जो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ, मैंने तो ये साबित कर दिया वो घर रह सकता है। लेकिन वो घर में नहीं बैठा, वो बाहर निकला, उसने टिकट होल्डर से खिताब किया और फिर शौकत बसर साहब उनकी गुफ्तगू कि हम 3 साल से मुजालिम बर्दाश्त कर रहे हैं, 650 दिनों से ज़ायद हो गए इमरान खान अंदर पड़ा है,
ہم بالکل نہیں گھبرائے، 26ویں ترمیم کی وجہ سے انصاف کے دروازے بند تھے، آج ہم دوبارہ انصاف کے لیے دروازے کھٹکھٹانے آئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو آرمی چیف ہیں جنہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی، ایک مبارکباد دی ہے، اور دوسری طرف ویورز تحریک انصاف کے وکلا لاہور ہائی کورٹ میں جہاں کیسز لگے ہوئے ہیں، وہیں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیسز چل رہے ہیں، چیمبر میں پہنچے ہیں جی، اور انہوں نے کچھ درخواستیں کی ہیں قائم مقام چیف جسٹس سے، اور درخواست یہ تھی کہ عمران خان کے کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستیں پینڈنگ پر پڑی ہیں اور ان کو لگایا نہیں جا رہا۔ اب ہوتا کیا ہے، یعنی جو عجیب سی صورتحال ہے کہ درخواست ایک مختصر سی سماعت ہوتی ہے اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ آئندہ ہفتے کے لیے آپ اسے رکھ لیں، لیکن تاریخ فکس نہیں کی جاتی ہے۔ جب آئندہ ہفتہ پورا اس کا جو دن پورے ہونے لگتے ہیں تو پھر آپ کو وکلا چیمبر میں بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے اور پھر ریکویسٹ کی جاتی ہے، اور پھر اس ریکویسٹ کے بعد یہ درخواستیں لگائی جاتی ہیں۔ تو ڈوگر صاحب کو لانے کا مقصد کیا تھا، اب یہ یقیناً پاکستان کی عوام کے سامنے یہ بھی بے نقاب ہو گئے، اور ایک اور جج جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا اس نظام کو جس طرح سے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ ڈوگر صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ مخصوص نشستوں کی کیس کے اندر اس وقت بریک واردات جو ہے وہ کیا ڈالی جا رہی ہے۔ یہ جی کیس کیا ہے، اور اس کیس میں نظر ثانی کی اپیل اس لیے دائر کی گئی کہ کسی طرح یہ تمام جو سیٹس ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کو نہ ملیں اور دیگر جماعتوں میں سے تقسیم کر دیا جائے۔ 2 سوالات پوچھے گئے تھے عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک کی طرف سے کہ آپ کس بنیاد پر ہمارے فیصلے پر عمل درآمد ابھی تک نہیں کروا سکے، اور اس کا جواب نہیں آتا، اور ایک جلدی نظر آ رہی ہے آپ کو۔ بینچ جو امین الدین صاحب کی سربراہی میں بنایا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 15 جون سے پہلے یہ فیصلہ انہوں نے لینا ہے تاکہ مخصوص نشستیں ان کے حوالے کی جا سکیں۔ 27ویں ترمیم کی تیاری کی جا رہی ہے، اور 27ویں ترمیم کے اندر کیا ہوگا، کیا کسی کو تا حیات ایکسٹینشن دے دی جائے گی، کیا کسی کو، چونکہ فیصل واڈا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنا سا بھی کسی کو ڈاؤٹ ہے نا تو پھر پارلیمان ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، خود مختار ادارہ ہے، اور یہ اس کا استحقاق ہے، ہم قانون سازی کروائیں گے۔ اچھا، اس پر آگے چل کر میں بات کرتا ہوں کہ نون لیگ کیا کر رہی ہے، لیکن یہ عدالتی کارروائی پہلے آپ سن لیں۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی سماعت شروع ہوئی تو امین الدین صاحب کی سربراہی میں 11 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی۔ وکیل حامد خان صاحب روسٹم پر آئے اور انہوں نے حامد خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حامد خان صاحب، آپ کی وہ پٹیشن ہے ایک 26ویں ترمیم کے فیصلے تک کیس کی ملتوی کریں، اور دوسرا لائیو سٹریمنگ والی۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ میں پہلے لائیو سٹریم والی درخواست پر درائد دوں گا، میری استدعا ہے کہ سماعت لائیو سٹریمنگ، اس کی سماعت کی لائیو سٹریمنگ کی جائے۔ اس کیس کی پہلے والی تمام سماعتوں کو بھی لائیو سٹریمنگ اس کی ہونی چاہیے تھی۔ مین کیس اور فیصلہ سنانے والی سماعت کی بھی لائیو سٹریمنگ ہونی تھی، اب ریویو کی بھی لائیو سٹریمنگ کی جائے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ہم نے آرٹیکل 191 سے تجاوز کیا، تمام مقدمات کی لائیو سٹریمنگ کے لیے فل کورٹ معاملہ نہیں گیا اور نہ کوئی ایسا فیصلہ دیا۔ اس وقت لائیو سٹریمنگ کے وقت ہمیں کہا گیا کہ پہلے آرٹیکل 191 کے تحت رولز بنائیں، ہم نے کہا کہ پہلے پروجیکٹ پائلٹ تو کر لیں، رولز بعد میں بنا لیں گے۔ حامد خان صاحب نے اس کے اوپر کہا کہ فل کورٹ نے ابھی تک پائلٹ پروجیکٹ کو ختم نہیں کیا۔ پبلک انٹرسٹ کیسز والے معاملے میں عوام کو انفارمیشن تک رسائی کا حق ہے، پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا تو اب اس پر کام کریں۔ اب اس کے اوپر انہوں نے جو سماعت ہے اسے ملتوی کر دیا ہے، اور اب آئندہ دیکھیں گے جی کہ اس کو کس طرح آگے چلایا جاتا ہے۔ لیکن تحریک انصاف بھی کوشش کر رہی ہے نا کہ اس کے اوپر کسی نہ کسی طرح اس کو 15 سے پہلے یہ جو سماعت کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں یہ نہ ہو۔ میں بھی آپ کو آخر میں ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ بھارت سے ہے کہ ارناب گوسوامی پر مقدمہ اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی حالیہ کشیدگی کے دوران جھوٹی خبریں پھیلانے کے الزام میں بھارتی صحافی ارناب گوسوامی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ ارناب گوسوامی کے علاوہ حکمران جماعت بی جے پی کے شعبہ آئی ٹی کے سربراہ ان کے اوپر بھی مقدمہ درج کیا گیا، اور ارناب گوسوامی اور امت پر جھوٹی معلومات پھیلانے کا مقدمہ انڈین یوتھ کانگریس نے درج کروایا ہے۔ ایک مقدمہ جی، ایک درخواست، خیر مقدمہ تو ابھی نہیں، ایک درخواست انہوں نے ہمارے خلاف بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جی ان کو ہدایت دے، پاکستان کے لیے آنے والا کل اچھی خبریں لے کر آئی، یہ ہماری دعا ہے۔ اور دہشت گردی پاکستان میں دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، آپ نے ان تمام بچوں کے لیے دعا کرنی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور وہ ہمارے بچے جو اس وقت زخمی ہیں، ان کی حالت تشویشناک ہے، آپ نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور ایک دشمن نے بچوں پر حملہ کیا، تو اب دنیا یقیناً دیکھ رہی ہوگی کہ ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔
اور خدا نہ خواستہ یہ جو ویو دہشت گردی کی پروسیس کے ذریعے پاکستان میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر یہ بڑھ گئی تو پھر پاکستان حق رکھتا ہے اپنے دفاع کا۔ اب یہ دفاع کیسے ہوگا، سفارتی محاذ پر یا پھر ہم بھارت سے ڈائریکٹ بدلہ لیں گے؟ بس یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔